सर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, आफ्टर ग्रेजुएशन हाउ कुड आई गेट गुड जॉब। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट आशीष त्रिपाठी सर, जो कि कई वर्षों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम तथा फुल टाइम शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही एमए एमफिल करी है तथा वे नेट भी क्वालिफाइड है। अनेक समसामयिक विषयों पर समाचार पत्रों में इनके कई सारे लेखन प्रकाशित हैं। आज भी ये छात्रों के हितों के लिए उनके प्रश्नों के जवाब देने के लिए आगे बढ़कर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद भावुक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस पहल से जोड़ा है। और मैं ये देखता हूँ कि आज के दौर में, या मैं कहूँ कि जब मैं 12वीं पास करके हायर स्टडीज़ के लिए प्रयासरत था, तो मुझे भी बहुत सारी शंकाओं का सामना करना पड़ता था। मुझे भी बहुत सारे शंकाएं ऐसी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आती थी जब मुझे करियर चूज़ करने के लिए या हायर स्टडीज़ में कोर्स चूज़ करने के लिए, या किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए या किस स्ट्रीम में मैं एडमिशन ले सकता हूँ, इस बात को लेकर बहुत सारी क्वेरीज हुआ करती थी। तो हमें उस तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने स्ट्रगल करके, कुछ लोगों से बातचीत करके, समाचार पत्रों के माध्यम से, उस समय इंटरनेट एक्सेस इतना नहीं था, तो कहीं ना कहीं जो है अपनी मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश की और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त की है। तो ये आपको बहुत धन्यवाद बाबू जी कि आपने मुझे इस बेहतरीन पहल से जोड़ा है कि जिन समस्याओं का सामना मैंने किया है कोर्स के सिलेक्शन के महज, या फिर विश्वविद्यालय में एडमिशन को लेकर, या फिर किस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, तो मैं उन समस्याओं से रूबरू होकर आया हूँ। मैं उन प्रॉब्लम से रूबरू होकर आया हूँ, तो मैं बेहतर समझ सकता हूँ कि एक स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है, ख़ास तौर से जो छोटे शहरों से लोग हैं या जो सामान्य परिवार के लोग हैं, उनको इतना अधिक ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता किस क्षेत्र में करियर बनाएं, किस स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस पहल से मैं जुड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि इस पहल के माध्यम से समाज के उस वर्ग को ज़्यादा लाभ पहुँचे जो अभी भी छोटे शहरों में है, गाँव में है, जिसके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है और जिसको करियर को लेकर इतनी सजगता नहीं है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुझे इस पहल में जुड़ने के लिए। तो पहली क्वेरी है, हाउ टू इंश्योर इज दिस द राइट चॉइस, इज दिस द राइट करियर पाथ आई रियली वांट टू फॉलो। ये सबसे बड़ी दिक्कत जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि जो सा वो करियर पाथ चूज कर रहे हैं वो उनके लिए सही भी है या नहीं। देखिए बाबू जी, करियर को चूज करने में, या सबसे पहले करियर में हम लोग देखते हैं, कोर्स की बात करते हैं। 12वीं पास करने के बाद एक बड़ी समस्या आती है कि हमें किस सब्जेक्ट में के माध्यम से किस कोर्स में एडमिशन लेना है, ये एक समस्या आती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें गलत जैसा कुछ नहीं होता। हर क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं, हर सब्जेक्ट के साथ क्या है, बहुत सारी संभावनाएं हैं। बस आपको उन संभावनाओं को तलाशना है, थोड़ा सा मेहनत करनी है, रिसर्च बेस्ड काम करना है और एक्सेलेंसी लानी है अपने अंदर। अगर आपके अंदर एक्सेलेंसी होगी तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोर्स के माध्यम से आप अपने आप को उस फील्ड में बेहतर साबित कर पाएंगे और सफलता के मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इस कोर्स में एडमिशन लिया है तो इसमें करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, या किसी और कोर्स में मैं एडमिशन लेता, प्रवेश लेता तो वहाँ पर ज़्यादा बेहतर संभावनाएं थी। ऐसा कुछ नहीं होता। हर क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं होती हैं, बस व्यक्ति को उस क्षेत्र में बेहतर संभावनाओं को तलाशने के लिए अपने आप को अधिक मेहनत करनी होती है और इसके साथ साथ क्या है, एक्सेलेंसी डेवलप करनी होती है। जब भी आप बड़े क्षेत्रों में देख लिए, मैं देखता हूं कि आजकल क्या है, आईआईटी और आईआईएम्स में बड़े बड़े पैकेज को छोड़कर स्टार्टअप्स डेवलप कर रहे हैं। छोटे से, मैंने कुछ वर्षों पहले पढ़ा था कि एक आईआईएम का से पास आउट स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित संस्थान है। तो वहाँ से पढ़ने वाले किसी विद्यार्थी ने, किसी स्टूडेंट ने वहाँ से एमबीए करने के बाद उसने एक सब्जी की शॉप खोली थी, और वो उन दिनों भारत की सबसे अच्छी सब्जी की दुकान थी। तो वो बहुत उसमें फिर सब्जी की दुकान थी, फिर उसमें जैविक खेती को लेकर बहुत सारी नई नई आइडियाज़ को उसने उसमें एडप्ट किया था। तो हम ये देखते हैं, गांधी जी ने भी यही कहा है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, बस उस व्यक्ति को उस काम में महारत हासिल होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए। गांधी जी ने भी कहा, अगर कोई मोची है
तो वो उसका भी काम ठीक है, उसका काम छोटा काम नहीं है, लेकिन बस ये बशर्ते उसको अपने कार्य को शिद्दत से करना है, मेहनत से करना, लगन से करना। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो बहुत बड़ा डाउट आता है बच्चों को कि कोर्स चूज करते वक्त हम वो सब्जेक्ट चूज करें जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो या फिर वो चूज करें जिसमें हमें अच्छा कॉलेज मिल रहा हो। ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों के माइंड में रहती है कि लास्ट तक कंफ्यूजन रहते है कोर्स को प्रेफरेंस दे या कॉलेज को प्रेफरेंस दे। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं ये देखता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो लोग दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है, मैं उनको जानकारी देना चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या है कि ग्रेजुएशन कॉलेजेस में होती है। मास्टर्स के लिए आपको, मास्टर्स के लिए, एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए आपको डिपार्टमेंट में आना होता है। उससे पहले ग्रेजुएशन आपको कॉलेजेस में होती है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय एक फेडरल यूनिवर्सिटी है, फेडरल यूनिवर्सिटी की वजह से। तो हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स को एक ये प्रॉब्लम रहती है, उनके मन में एक शंका ये रहती है कि वो कॉलेज को प्राथमिकता दें या फिर कोर्स को प्राथमिकता दें। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि आपको कोर्स को प्राथमिकता देना है, कॉलेज को प्राथमिकता नहीं देना है। क्योंकि बेसिकली अल्टीमेटली आपको जो पावर है या फिर आपको जिस क्षेत्र में करियर बनाना है उसके लिए आपकी कॉलेज की डिग्री तो महत्वपूर्ण है, लेकिन कोर्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोर्स क्या है, कोर्स और सब्जेक्ट जो है वो आपके इंटरेस्ट का विषय है। आपको उसी कोर्स के माध्यम से, उसी सब्जेक्ट के माध्यम से आपको अपना करियर डेवलप करना है, ना कि विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी के माध्यम से। तो हमेशा कोर्स और सब्जेक्ट को या फिर कॉलेज को लेकर जब भी आपके मन में कोई शंका हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना कोर्स और सब्जेक्ट को ही प्राथमिकता, प्रेफरेंस देना। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। जैसे आप भी अलग अलग कॉलेज में आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या क्या फर्क लगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बाकी कॉलेजेस के बीच में? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि क्या बेसिक अंतर देखते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में और दूसरे विश्वविद्यालय में। मैं बहुत सारे विश्वविद्यालय में कॉन्फ्रेंस के लिए गया हूँ या ऐसे भी जाना होता है, तो मैं ये देखता हूँ कि जो सबसे बड़ा अंतर है वो है एटमॉस्फेयर को लेकर, वातावरण को लेकर। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, वहाँ के वातावरण में एक अलग अंदाज है उसके वातावरण का, और दूसरे विश्वविद्यालयों में वो वातावरण आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हम ये देखते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे बहुत फोकस करते हैं। समझ में आ गया। दूसरी बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय है बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, यानी कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर आप देखते हैं आती है तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे पहले इंट्रोड्यूस होती है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी आपने ई लर्निंग देखा, तो ई लर्निंग क्लासेस मुझे नहीं लगता कि देश के अन्य किसी विश्वविद्यालय में पारंपरिक तौर पर ई लर्निंग प्रोसेस कितने बड़े स्केल पे हुआ। लेकिन जैसे ही ये कोरोना पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, सभी स्टूडेंट्स को जो है ई लर्निंग मीडियम से जो है उनको क्लासेस प्रोवाइड की गई, उनको मटेरियल प्रोवाइड किया गया। तो ये एक बड़ी बात है। कोई यानी कि सबसे पहली बात क्या है कि एक एटमॉस्फेयर को लेकर वहाँ पर एक वातावरण है पढ़ाई के साथ साथ दूसरी विषयों को लेकर। जैसे हम ये देखते हैं कि कोई सामाजिक मुद्दा है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक देश के अंदर एक बार एक बहुत बड़ा चर्चित कांड था, निर्भया का कांड। तो निर्भया का कांड जो था अपने आप में उस कांड ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। उससे हमारे व्यवस्थाओं पर सवाल प्रश्न किया था, सरकारों पर प्रश्न किया था। तो उस आपराधिक घटना को लेकर पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, और वो आंदोलन को जो नेतृत्व देने वाले लोग थे वो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र थे। तो हम ये देखते हैं चाहे वो कोई सामाजिक इशू हो, सोशल मुद्दा हो, या फिर कोई पॉलिटिकल इशू हो, या फिर कोई एकेडमिकल इशू हो, या कोई एजुकेशनल इशू हो, सारे इश्यूज में दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट, टीचर्स आगे चलकर पार्टिसिपेट करते हैं और सोसाइटी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक बेहतर विकल्प होता है। जब भी कोई विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय में आकर अध्ययन करता है तो समसामयिक जो इश्यूज हैं, कंटेम्पररी सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल या इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, उन इश्यूज पर अपनी एक समझ डेवलप कर पाता है। ये अन्य विश्वविद्यालयों में मुझे लगता है पारंपरिक तौर पर कम देखने को मिलता होगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई टेक्नोलॉजी को लेकर, तकनीकी को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक। कोई भी तकनीकी बदलाव होता है
वैश्विक स्तर पर, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में वो इंट्रोड्यूस हुई। तो ये दो बड़ी बातें मैं देखता हूँ, ये दो बड़े बदलाव। इसलिए क्या जैसे बोलते हैं आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्या आप कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट केवल बुक से या इंटरनेट से नहीं होता। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका तब होगा जब आप सोसाइटी में, जब आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन की शुरुआत जो है, जिसे बोल सकते हैं आप स्टूडेंट एक्टिविस्ट। एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में आपको विश्वविद्यालय में देखने को मिलता है। तो ये एक बड़ा अंतर है। इसमें शिक्षकों का भी भागीदारी रहती है और छात्रों की भागीदारी भी रहती है। तो ये एक मूल अंतर मुझे नज़र आता है दिल्ली विश्वविद्यालय में और अन्य देश के अन्य विश्वविद्यालयों में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, I was in science stream in 12th standard, but I am migrating to humanities in college for the preparation of UPSC. Is this the right choice? बड़ी समस्या हम लोग देखते हैं कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, समस्या क्या है, मैं ये देखता हूँ कि अभी एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड डेवलप हो गया है कि साइंस के स्टूडेंट्स का लगातार माइग्रेशन हो रहा है ह्यूमैनिटीज़ की तरफ, आर्ट के सब्जेक्ट की तरफ। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि मैं ये देखता हूँ कि यूपीएससी के जो पिछले 10 वर्षों में जो परिणाम आए, उनमें हम ये देखा है कि जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं वो साइंस के, इसमें टॉपर्स की ज़्यादातर बात करता हूँ, तो टॉपर्स जो हैं वो आईआईटी से हैं या फिर एनआईटी से हैं या फिर बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, उनका अधिकतर हो, और उन्होंने यूपीएससी को आर्ट्स के सब्जेक्ट के माध्यम से क्रैक किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उनको अब एक तरीके से इंस्पायर हुए इस बात को लेकर। तो हम ये देख रहे हैं कि अब जो है पिछले 10 वर्षों से साइंस के स्टूडेंट्स का रुझान ह्यूमैनिटीज़ की तरफ हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो लोग गवर्नमेंट जॉब में प्राथमिकता चाहते हैं, और मैं ये देखता हूँ कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी मिलती है। तो इस वजह से उनका माइग्रेशन हो रहा है। तो सबसे एक बड़ी बात यह है कि एक बात भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है साइंस के स्टूडेंट्स को लेकर कि साइंस के स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स में आसानी से माइग्रेट कर सकते हैं, जबकि आर्ट्स का स्टूडेंट किसी साइंस के सब्जेक्ट में माइग्रेट नहीं कर सकता, किसी कोर्स में माइग्रेट नहीं करता। मान लीजिए अगर मैंने 12वीं ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट से की है तो मैं बीएससी नहीं कर सकता, लेकिन किसी स्टूडेंट ने 12वीं मैथ्स से की है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से की है, पीसीएम से की है, तो वो किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकता है। तो ये एक अच्छा विकल्प है उनके सामने। और मैं ये देखता हूँ कि खास तौर से प्रशासनिक सेवाओं में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए ज़्यादातर बेहतर होता है कि साइंस के विद्यार्थी जो हैं वो आर्ट्स के सब्जेक्ट को चूज करें। तो इसलिए लगातार ये माइग्रेशन बढ़ रहा है और ये बेहतर है कि साइंस के स्टूडेंट्स भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं। अच्छी पहल है और उनके लिए ये अधिक फायदेमंद है। सर, जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो है कि हाउ टू एक्सप्लोर माय पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, हाउ दे कैन इम्प्रूव माय वीक पॉइंट। सो बहुत सारे बच्चों को इन्फेरिटी फील होती है कि वो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वो कैसे आउटस्टैंड कर पाएंगे इतने सारे टैलेंटेड बच्चों के बीच में, कहीं वो पीछे ना रह जाए। तो इस सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए? जो विद्यार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं या फिर हिंदी भाषी राज्यों से आते हैं, उनके मन अंदर एक ये भावना रहती है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अपना भूकाल होता है, तो उनको ये लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं आऊँगा तो किस तरीके से सर्वाइव कर पाऊँगा, कि बहुत ब्राइट करियर है, यहाँ पे बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स आते हैं, खासतौर से जो इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में अपने आप को कैसे स्टैंडअप करूँगा, इस बात को समस्या आती है। लेकिन मैं ये देखता हूँ ये समस्या हर विद्यार्थी के अंदर होती है और इस समस्या का समाधान एक ही है कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन। जैसे जैसे आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ने लगेगा वैसे वैसे आपके अंदर से ये भावना खत्म होती जाएगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे तो विश्वविद्यालय का माहौल बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों का, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स भी रहा हूँ और टीचर तो हुई। तो मैं ये देखता हूँ कि टीचर के साथ साथ स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नेचर रहता है, खासतौर से सीनियर जूनियर जो बॉन्डेज है, सीनियर जूनियर का जो एक अपना रिश्ता है, उस रिश्ते की वजह से क्या है बहुत सहयोग मिलता है। तो इस बात को लेकर कोई
इनका नहीं रखनी चाहिए अपने मन में, कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए मन में कि मैं विश्वविद्यालय में जाऊंगा, मैं किस तरीके से अपने आप को वहाँ पे प्रूव करूंगा, किस तरीके से मैं वहाँ रहूंगा, क्या मेरे सामने कोई समस्या आएगी। ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे जैसे आपका पार्टिसिपेशन होगा वैसे वैसे आप डेवलप होती जाएगी। समझ में आ गया? तो ये पहली बार हर क्षेत्र में रहता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। विश्वविद्यालय में आप जाएंगे तो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को लेकर बहुत ज्यादा सजग है विश्वविद्यालय। वहाँ पर डिबेटिंग सोसाइटी है, वहाँ पर एडवेंचरस सोसाइटी है, जहाँ पे हर साल किसी ना किसी एडवेंचरस स्पॉट पे लेके जाया जाता है कॉलेज की तरफ से। डिबेटिंग सोसाइटी में डिबेट्स कराते हैं, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इश्यूज पर बातचीत करवाते हैं, डिस्कशन करवाते हैं। डांसिंग सोसाइटी है, ड्रामा सोसाइटी है, बहुत सारी सोसाइटीज हैं। तो उन सोसाइटीज में जैसे जैसे आप पार्टिसिपेट करोगे, आप डिबेटिंग सोसाइटीज में पार्टिसिपेट करोगे, आप एसे राइटिंग में पार्टिसिपेट करोगे, आप एडवेंचरस में जाओगे, आप स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करोगे, आप ये जो मैं देखता हूँ ड्रामेटिक सोसाइटी में पार्टिसिपेट करोगे, तो वैसे वैसे आपके अंदर की जो भावना है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और आप खुद जो है एक मास्टरपीस की तरह अपने आप को डेवलप कर पाओगे और अपने आप को स्टैंड अप कर पाओगे। और दूसरों के दूसरों को भी आप जो है बहुत अधिक इंस्पायर कर पाओगे। क्वेश्चन है, which thing should be my priority, money or fame? In which direction should I move? तो हमें मनी और फेम में से किसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए? ये विद्यार्थियों के मन में बहुत प्रश्न रहता है कि फेम और मनी को लेकर। मैं ये देखता हूँ कि इंटरनेट की दुनिया, टीवी की दुनिया, मीडिया की दुनिया ने लोगों को फेम के प्रति बहुत आकर्षित किया है। लोग जो है यश चाहते हैं समाज में, इसलिए सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ, ट्विटर पे देखता हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ, कोई भी छोटी सी छोटी एक्टिविटीज को लोग फेसबुक पे अपलोड करते हैं, फोटोज अपलोड करते हैं, वीडियोज अपलोड करते हैं। ये जो फोटो अपलोडिंग, ये जो प्रोसेस है फेसबुक पे, ये केवल और केवल अटेंशन सीकिंग के लिए है। लोग समाज का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कहते हैं, ये सब करते हैं। तो ये भी एक फेम को पाने का, यश को अर्जित करने का एक माध्यम हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि नए विद्यार्थियों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर ये भावना रहती है कि उनको किस तरीके से वो पॉपुलर हो सकते हैं, पॉपुलर होने के लिए वो ये करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मनी और फेम दोनों को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। प्रायोरिटी देनी चाहिए काम को। जैसे जैसे आपका काम बेहतर होता जाएगा, जैसे आप जो है अपने आप को काम में ढालना शुरू कर देंगे, काम के माध्यम से अपने आप को प्रूव करना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे जो है आपका यश बढ़ता रहेगा। और जब आपका यश बढ़ेगा तो आपके पास धन भी आएगा। समझ में आ गया? तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल अपना काम बेहतर करना है। जिस भी काम में आप लगे हुए हैं, चाहे आप लगे हुए हैं तो आप अध्ययन अच्छे से करिए। अगर आप किसी सोसाइटी में जुड़े हुए हैं तो आप सोसाइटी में बेहतर काम करिए, जॉब में है तो जॉब में बेहतर काम करिए। आपका काम ही आपको यश दिला सकता है और यश अर्जित करने का कोई भी माध्यम नहीं है दूसरा। अगर आप किसी दूसरे टेम्पोररी मीन्स से अगर आपको कुछ फेम मिलता भी है तो वो टेम्पोररी होगा। इसलिए आप अगर लॉन्ग टर्म यश चाहते हैं, अगर आप दूरगामी यश चाहते हैं, तो आपको अपने आप को बेहतर करना है, बेहतर काम करना है और काम के माध्यम से ही आप समाज में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, सिद्ध कर पाएंगे। तो सर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, आफ्टर ग्रेजुएशन हाउ कुड आई गेट गुड जॉब? और बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होता है कि कॉलेज के साथ साथ वो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कैसे करे, जैसे और या फिर हम किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, कैट की, सीए की। तो जॉब को लेकर एक बहुत विचार करते हैं विद्यार्थी, स्टूडेंट्स के बीच में ये रहता है। तो मैं ये देखता हूँ कि जॉब को लेकर अगर आप पहले तो आपने पार्ट टाइम जॉब की बात करी शायद। हाँ जी। पार्ट टाइम जॉब को लेकर आप देख सकते हैं कि कुछ जो मैं ये देखता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं या इकोनॉमिक वीकर फैमिली से आते हैं, तो वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हैं जिनमें आप देख सकते हो, जैसे बीपीओ है, या बीपीओ के अलावा उसमें लोग नाइट जॉब कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे। या फिर आप देखते हैं ऑनलाइन बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप कुछ ना कुछ जो है इनकम कर सकते हैं अपने जेब खर्च के लिए। इसके अलावा मैं देखता हूँ अगर आप पार्ट टाइम की जॉब की बात करते हो तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जो होती जॉब है वो एक टीचिंग की जॉब बेहतर है। आप ट्यूशन पढ़ाकर जो है
आप इनकम भी कर सकते हैं, अपना जेब खर्च भी निकाल सकते हैं, आप अपना मासिक खर्च भी निकाल सकते हैं और अपने नॉलेज को भी आप डेवलप कर सकते हैं ट्यूशन पढ़ा के, या फिर जो पार्ट टाइम टीचिंग है उसमें क्या होता है कि आपका जो है एक तो आप मॉरली बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं अपने आप को, इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसके अलावा आपको कुछ ना कुछ इनकम भी होती है। तो मुझे लग रहा है पार्ट टाइम टीचिंग की जो जॉब है वो इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट्स के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा मैं जब जॉब की बात आप जब जॉब की बात करते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि जॉब को लेकर हम ये देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जॉब को लेकर भी प्रायोरिटीज होती हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में जाऊं या फिर प्राइवेट सेक्टर की जॉब में जाऊं। तो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में जो आप देखते हैं खासतौर से जो दिल्ली विश्वविद्यालय जैसा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, वहाँ के विद्यार्थी जो हैं ब्यूरोक्रेटिक जॉब की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनका ध्यान जो है प्रशासनिक सेवाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है केंद्र सरकार की एक संस्था है जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए हर साल एग्जाम करवाती है। उसमें जो सबसे टॉप पर रैंकर्स होते हैं वो आईएएस का कैटेगरी मिलती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फिर इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो लोग यूपीएससी को लेकर सजग होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट सेकेंड ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट। तो मैं ये देखता हूँ कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब को लेकर ज़्यादा सजग रहते हैं उनको ये क्या करना चाहिए, सेकेंड ईयर से ही तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि मैं ये देखता हूँ क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, और ब्रॉड होने की वजह से क्या है कि आपको जो है एक साल तो तैयारी के लिए समय देना ही पड़ता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि आपको सेकेंड ईयर से तैयारी करनी चाहिए, सिलेबस को देखना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहिए। तो उसको देखेंगे जब आप, और इसके साथ साथ जो सेलेक्टिव लोग हैं उनके इंटरव्यूज को देखना चाहिए, उससे आपको काफ़ी कुछ मार्गदर्शन मिलता है। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपको सेकेंड ईयर से तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं यूपीएससी के अलावा जो बहुत सारी एलाइड सर्विसेज हैं, एलाइड सर्विसेज में आप देखते हैं सबसे जो ज़्यादा जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में जनरेट होती है वो एसएससी से होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से होती है। उसमें स्टेट लेवल पर या फिर यूपीएससी के बाद जो एलाइड सर्विसेज हैं उनको लेकर जो बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होती है। तो एसएससी के लिए जो है आप फाइनल ईयर में भी तैयारी कर सकते हैं। फाइनल ईयर में अगर आप 5 या 6 महीने का समय देकर अगर आप बेहतर तैयारी करते हैं, दिन में 4 या 5 घंटा देते हैं, तो उससे जो है आपको काफ़ी सुविधा लगेगी और आप जो है एसएससी को क्रैक करके आप एलाइड सर्विसेज में जा सकते हैं। आपको बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में जो है सरकारी सेवाओं का आप सरकारी सेवाओं में आप जुड़ सकते हैं, एक ये बात होती है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो है जॉब के लिए आपको पहले से कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं करनी होती। उसके लिए आप ग्रेजुएशन के बाद ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप तैयारी कर सकते हो। उसमें आप ये देखते हैं कि ज़्यादा प्रोफेशनल उसमें एक चीज़ देखते हैं कि उसमें प्रोफेशनल डिग्रीज को प्रायोरिटी देते हैं। तो मुझे लगता है ट्रेडिशनल डिग्री के बाद आपको अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री होगी तो आपको प्राइवेट सेक्टर में आसानी होगी। जैसे आप ये देखते हो कि एमबीए करते हैं लोग, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर पीजीडीएम करते हैं, या फिर बहुत सारे दूसरे डिप्लोमाज हैं। तो उनके माध्यम से क्या है, प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा के माध्यम से आपको प्राइवेट सेक्टर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आईटी सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, मैं देखता हूँ कि हॉस्पिटलिटीज़ जो हैं उनमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं स्किल बेस्ड कोई ना कोई प्रोग्राम में आपको होना चाहिए। तो उसके लिए आप ग्रेजुएशन के बाद कोई भी आप प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद जो है आप प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में करियर बनाने के लिए आपको पहले से मेहनत करनी पड़ेगी। खासतौर से यूपीएससी के लिए आपको पर्याप्त मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। वो है व्हाट इज द स्कोप ऑफ टीचिंग करियर इन फ्यूचर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो अपना टीचिंग करियर की तरफ जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। टीचिंग को लेकर भी आजकल स्टूडेंट्स का बहुत रुझान बढ़ रहा है। तो इसको लेकर हम ये देखते हैं रुझान बढ़ रहा है, इसके साथ साथ संभावनाएं भी जो हैं एकेडमिक
फील्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो टीचिंग को हम देखते हैं कि 3 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राइमरी लेवल पर टीचिंग, दूसरा सेकेंडरी लेवल पे, तीसरा एजुकेशन। प्राइमरी में यानी कि 1 से 5 तक के विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए जॉब्स निकलती हैं। इसके अलावा फिर आप देखते हैं जो +2 तक, 6 से +2 के बीच में निकलती है। इसके साथ साथ फिर हम लोग हायर स्टडीज़ में देखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में। तो 12वीं से या प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर टीचिंग में जो लोग करियर बनाना चाहते हैं, उनको सबसे पहले ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना बहुत ज़रूरी है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड क्या है? क्योंकि बीएड की डिग्री जब आपके पास होगी तो आप जो है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर टीचिंग के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। इसके साथ साथ मैं देखता हूँ कि अब स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम भी होता है, तो स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम को क्रैक करके आप प्राइमरी लेवल पर या सेकेंडरी लेवल पे अपना करियर बना सकते हैं। तो इसके लिए आप 2 काम कर रहे हैं। सेकेंडरी लेवल पे हम ये देखते हैं, मान लो किसी को +2 में पढ़ाना है या 11th या 12th में या फिर हाई स्कूल में पढ़ाना है, तो उसके लिए उसे क्या करना है? ग्रेजुएशन के बाद किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, और उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उसको बीएड की डिग्री लेनी है। बीएड की डिग्री लेने के बाद क्या है, वो 12वीं तक के सर्विस के स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं, जब आप प्राइमरी लेवल पे बात करोगे, 5वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बात करोगे, तो उसके लिए आपको केवल ग्रेजुएशन और बीएड की आवश्यकता होती है। इसके बाद फिर स्टेट लेवल पे जो एक एग्ज़ाम, पर्टिकुलर एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, एग्ज़ाम को पास करना होता है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है आपको? अगर आप 5वीं तक के विद्यार्थी स्टूडेंट्स पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ग्रेजुएशन और बीएड करिए। अगर आप 12वीं तक के विद्यार्थी को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है किसी सब्जेक्ट में, और उस सब्जेक्ट में करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको बीएड करना है। फिर आप 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज बन जाएंगे। जहाँ तक की बात है हायर स्टडीज़ में टीचिंग को लेकर, कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में, उसके लिए आपको क्या करना है? पोस्ट ग्रेजुएशन करने, किसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको नेट की परीक्षा पास करनी होती है। नेट का मतलब क्या है? यूजीसी एक एग्ज़ाम कराती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक संस्था है जो विश्वविद्यालयों को जितने भी विश्वविद्यालय का काम है उसको संचालित करती है, मॉनिटर करती है, एक्टिविटीज़ को देखती है। तो वो संस्था के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का, नेट का। नेट का एग्ज़ाम आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद दे सकते हैं। तो नेट का एग्ज़ाम पास करने के बाद आप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है? नेट का एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको रिसर्च की डिग्री हासिल करनी है। रिसर्च में आप एमफिल कर सकते हैं, एमफिल के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरेट भी होता है, लेकिन मुझे लगता है पीएचडी की डिग्री पर्याप्त होती है। तो जो भी लोग हायर स्टडीज़ में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, उनको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, मास्टर्स करना है, उसके बाद उस सब्जेक्ट से नेट पास करना है। नेट पास करना और पोस्ट ग्रेजुएट होना, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन प्रायोरिटीज पाने के लिए, प्राथमिकता पाने के लिए उनको रिसर्च की डिग्री हासिल करनी चाहिए। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, जब आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो उसके बाद क्या था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज रिक्रूटमेंट को लेकर इंटरव्यूज कराती हैं। तो आप डायरेक्ट उन इंटरव्यूज को फेस करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। दूसरा विकल्प ये स्टेट लेवल। स्टेट में अब क्या होता है कि स्टेट की जो सरकार होती है, राज्यों की जो सरकारें हैं, वो क्या करती हैं, स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, जिसे हम बोलते हैं पीसीएस। तो पीसीएस के माध्यम से वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो उस एग्ज़ाम को पास करके डायरेक्ट राज्य सरकारों से संबंधित महाविद्यालयों शिक्षण कार्य करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि which is better, DU or DU Sol for one who want to pursue professional course like CA? आपको रेगुलर और पार्ट टाइम कोर्स में क्या अंतर है? जो लोग
रेगुलर कोर्सेज में ये होता है कि जब आप रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट में नॉलेज अधिक होता है, क्योंकि आपको रेगुलर क्लासेस में जाना है, रेगुलर टीचर के कांटेक्ट में रहना है। ये एक बात होती है। लेकिन आपने जैसे बात की पर्टिकुलर सीए की, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या जो लोग कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, वो लगातार क्लासेस नहीं ले सकते, उनको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ एसयूएल में, दिल्ली विश्वविद्यालय की एक संस्था है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। वो क्या करती है, पार्ट टाइम कोर्सेज को जनरेट करती है, यानी कि वहाँ पर आप एडमिशन लेकर सप्ताह में 1-2 दिन क्लास लगती है, या फिर उसमें कई बार ऑनलाइन क्लासेस भी लगती हैं। ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करके आप एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं और आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल सकती है। तो वो भी एक बेहतर विकल्प है उन स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर से जो कंपनी सेक्रेटरी या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज बनना है, सब्जेक्ट का अधिक ब्रॉडर नॉलेज चाहिए, तो आपको रेगुलर प्रोसेस में ही एडमिशन लेना चाहिए। एक बात और बताना चाहता हूं मैं यहाँ पर, एसयूएल के साथ साथ एक संस्था दिल्ली विश्वविद्यालय की और है, जिसे बोलते हैं एनसीवेव, नॉन कॉलेजिएट एजुकेशनल बोर्ड फॉर विमेन्स। तो उसमें क्या है, उसमें ये संस्था जो स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, जो गर्ल्स स्टूडेंट किसी प्राइवेट सेक्टर जॉब में हैं या फिर वो रेगुलर किसी भी कारण से रेगुलर कॉलेजेस को अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या है कि वो सप्ताह में 1 या 2 दिन कॉलेज को अटेंड कर सकते हैं। इस संस्था के माध्यम से क्लासेस ऑर्गेनाइज करी जाती हैं यूनिवर्सिटी कैंपसेस में ही। यूनिवर्सिटी कैंपसेस के ही टीचर्स वहाँ पे, रिसर्च स्कॉलर्स वहाँ पे टीचिंग करते हैं। तो वो एक गर्ल्स के लिए बेहतर विकल्प है, जो गर्ल्स रेगुलर क्लासेस में नहीं आ सकती, या जिनका रेगुलर कॉलेजेस में किसी भी कारण से एडमिशन नहीं हो सकता। तो ये एक बेहतर विकल्प है उनके लिए, उनको भी दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री मिलती है। जी सर, तो हमारे आज के क्वेश्चंस तो पूरे हो गए हैं, और अगर आपके भी कोई क्वेश्चन रह गए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना टाइम देने के लिए, ऐसे ही हमको गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद भावुक जी आपको मुझे इस पहल से जोड़ने के लिए। मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा, सुविधा पहुंचेगी, क्योंकि जो जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है या जिनको करियर को लेकर क्लियरिटीज नहीं होती हैं, उनको कुछ हद तक जरूर उनको लाभ पहुंचेगा। तो बहुत धन्यवाद आपको इस पहल के लिए। और आगे भी अगर कोई क्वेरी है या कोई भी सवाल है किसी विद्यार्थी का जो पहले से आपको सवाल नहीं दे पाया, तो आप सवाल लीजिए, मैं उस सवाल का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस Audio Jungle.